धंधा नहीं है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं और जो बेरोजगार हो रहे हैं वो मजबूरन क्राइम का रास्ता अपना रहे हैं। एक निर्भया का केस अभी सुलझा ही था कि हाथरस की दूसरी निर्भया के साथ ये दर्दनाक घटना हो गई। किसानों पे कानून बन रहे हैं, नागरिकता पे कानून बन रहे हैं, कश्मीर पे कानून बन रहे हैं और पूरे दम्भ के साथ बन रहे हैं। ये बाकायदा प्रचारित हो रहा है कि सरकार के पास विल पावर है, ये वो कर रही है जो कोई नहीं कर सका। हम पूछते हैं, अगर वाकई सरकार के पास विल पावर है तो लोगों को इंसाफ दिलाने के नाम पर भी कानून बनाइए कानून जो लोगों को रोजी रोटी का हक दे, सुरक्षा का हक दे, स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी सर उठा के जीने का हक दे। अगर सरकार को यह लगता है कि उनके निर्णय भारतवासियों के हित में है तो उन्हें यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। और दोस्तों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाएं। एक सच्चे भारतीय होने के नाते इस वीडियो को उन कानों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे 9 कानून बताए गए हैं जिन्हें अगर भारत में लागू कर दिया गया तो फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है भारत। यकीन मानिए, इन पॉइंट्स को लागू करने के बाद और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर सरकार के पास वाकई में विल पावर है और सरकार हितैषी है जनता की सच में, तो उसे इन कानूनों को लागू करने में तकलीफ होनी नहीं चाहिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये संदेश वहां तक पहुंच जाए जहां इसकी जरूरत है। कानून नंबर 1, हिंसा पर टोटल बैन, टोटल प्रतिबंध होना चाहिए। आपने कभी सोचा है कि हिंसा क्यों होती है भारत में? क्यों खड़ी गाड़ियों को जला दिया जाता है, मोर्चों के नाम पर तोड़फोड़ की जाती है, कोई भी कभी भी किसी के भी घर में घुस के लूटपाट अंजाम दे सकता है, चोरियां क्यों होती है इतने, बलात्कार क्यों होते हैं इतने, छेड़छाड़ की वारदातें क्यों होती हैं यहाँ, क्यों ठगी होती है, नौकरी लगाने के नाम पे क्यों पैसे लूट लिए जाते हैं, कैसे फ्रॉड, जिंदगी भर की कमाई लूट ली जाती है लोगों की भारत। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिंसा, चाहे वो किसी भी प्रकार की हिंसा हो, हिंसा को लेकर कानून स्ट्रांग नहीं है। लोग यहाँ धर्म के नाम पर एक दूसरे को मार डालते हैं। मीडिया चैनल से लेकर के कोई भी यहाँ पर हिंसा भड़का सकता है, इसके खिलाफ नियम नहीं है। होना चाहिए वायलेंस के खिलाफ एक स्ट्रांग नियम जो हर प्रकार के वायलेंस को बैन करते। इस सरकार को चाहिए कि जो भी व्यक्ति हिंसा को बढ़ावा देता है या हिंसा करता है उसे तुरंत मृत्यु दंड की सजा दी जानी चाहिए अगर आरोप सही साबित होते हैं तो। यकीन मानिए, जिस दिन यह कानून लागू होगा लोग हिंसक होना ही छोड़ देंगे। कानून नंबर 2, नेताओं का क्वालिफिकेशन। अगर आपको एक IPS, IFS, IAS बनना है तो आपको 18 से 20 घंटे लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी दिन भर में, तब जाकर आप एक IPS या IAS अफसर बनते हैं। लेकिन इन्हीं पढ़े लिखे IAS और IPS ऑफिसर्स को झुकना पड़ता है 5वीं पास, 8वीं पास, कभी कभी 10वीं पास, तो कभी कभी बिल्कुल ही इलिटरेट नेताओं के आगे। और देश में सबसे ईजी, जिसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, वो है नेताओं का काम। और ये भारत की सबसे बड़ी विडंबना है। आप खुद सोच कर देखिए, वो नेता जो कभी स्कूल नहीं गया, वो उसे ऑर्डर दे रहा है जिसने 18 घंटे पढ़ाई की, तब जाकर IPS, IAS ऑफिसर बना। आप खुद सोच कर देखिए, वो नेता किस तरीके की सरकार चलाएगा, किस तरीके से इन IAS, IPS ऑफिसर को भ्रष्ट करेगा और किस तरीके से ये मजबूर हो जाएंगे IAS, IPS ऑफिसर कि चलो हम देश के लिए तो कुछ कर नहीं सके, चलो अपने परिवार के लिए करते हैं, अपनी तिजोरियां भरते हैं और अंत में रिटायरमेंट के बाद विदेश शिफ्ट हो जाएंगे। यही होता है दोस्तों। जब एक ईमानदार IPS, IAS ऑफिसर अपने काम को करने की पूरे जोश के साथ नौजवानी में आता है सर्विसेज में, तब उन्हें इस नेताओं के नीचे झुकना पड़ता है और उसे इस तरीके के प्रलोभन दिए जाते हैं, घूस दी जाती है, कमीशन मिलता है उसे, कि वो पूरी तरीके से ट्रेंड हो जाता है कि किस तरीके से पैसा कमाया जाए, देश का भला ना किया जाए। भारत में क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वालों को नेता बनना बिल्कुल जायज है भारत में। आप खुद सोच कर देखिए, ये कैसा कानून है जिस देश के नागरिकों का भविष्य उन हाथों में सौंप दिया जाता है जिनके हाथ खुद खून से रंगे हैं, खुद बलात्कारी जो नेता हैं, वो देश को क्या चलाएंगे, कैसे इसकी सुरक्षा कर पाएंगे, इसकी जनता को एक सुरक्षित भविष्य दे पाएंगे। इसीलिए चाहिए कि नेताओं का क्वालिफिकेशन तय होना चाहिए भारत में। अगर आप US, कनाडा जैसे देशों को देखें तो वहां पर एक नेता बनने के लिए स्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। वहां पर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड का व्यक्ति नेता नहीं बन सकता। साथ ही उसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर भी ध्यान दिया जाता है। देखा जाए तो भारत की सरकार को इस पर कानून लाना चाहिए। ये सबसे जरूरी कानून है जो और किसी कानून से पहले भारत में लागू किया जाना चाहिए। इस बात से आप सब अग्री करेंगे और शायद ये सरकार भी अग्री करेगी। तो अगर विल पावर है तो ये बिल पास कराइए और ये कानून देश में लाइए। नंबर 3, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। जिसके पास पैसा है वो कोचिंग जाएगा, नाना प्रकार के स्पेशल ट्यूशंस लेगा, प्राइवेट टीचर्स रखेगा और आखिरकार में सेलेक्ट हो जाएगा MBBS के लिए, BE के लिए या बड़े बड़े और एग्जाम्स के लिए। जिसके पास पैसा है वो बड़ी बड़ी कोचिंग्स ज्वाइन करेगा और IAS, IPS अफसर बन जाएगा।
उनका क्या, उन होनहार बच्चों का क्या जिनके पास पैसे नहीं है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, देश के गांवों में रहते हैं, जिनके पास काबिलियत तो होती है IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बनने की, लेकिन उन्हें बढ़ावा नहीं मिल पाता। देश को जरूरत है, अगर समरसता चाहिए, अगर चाहिए कि देश वाकई में ग्रो करे, तो जो दबी हुई पीढ़ी है, जिसके पास पैसा नहीं है, उन तक एजुकेशन पहुंचाना चाहिए। एक लेवल का एजुकेशन पूरे भारत में हर एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए, सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर ये हमारे देश में हो गया तो यकीन मानिए दोस्तों, ऐसे ऐसे धुरंधर निकल कर आएंगे इसी देश से, ये देश को आज की तारीख में, इस मॉडर्न एरा में देश को फिर से सोने की चिड़िया बना देंगे। क्योंकि कर्मठता गांवों में बसती है, कस्बों में बसती है। मेट्रोज और जो शहर हैं वो तो पाश्चात्य कल्चर में पूरी तरीके से नहा चुके हैं, उन्हें विलासिता से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो अगर सबको एक जैसी शिक्षा मिल गई तो यकीन मानिए वो ही जीतेगा जिसके अंदर लगन होगी, और वो आगे जाकर भी देश का भला करेगा। नंबर 4, अमीरों से, जो सुपर अमीर हैं, सुपर रिच हैं इस देश के, उनसे मेडिकल टैक्स वसूलना चाहिए। किसी भी देश का अमीर उस देश की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ी नींव होता है। ये वही लोग होते हैं जो देश के विकास में बड़ा योगदान देते हैं। लेकिन हमारे भारत में ऐसे कई सुपर रिच लोग हैं जिन्होंने देश को काफी लंबा लंबा चूना लगाया है कर्ज लेकर बैंकों से, और खुद अपने आप को दिवालिया साबित करके। दोस्तों, इन लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं होती, ये लोग जब चाहे किसी भी चीज को खरीद सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं खा पाता। और जब यही गरीब लोग बीमार होते हैं तो पैसा न होने की वजह से ये प्राइवेट हॉस्पिटल छोड़कर सरकारी हॉस्पिटल की तरफ रुख करते हैं, और पैसा न होने की वजह से सरकार भी सरकारी हॉस्पिटल में वो सुविधाएं नहीं दे पाती जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल देता है। जरूरत है इन सुपर रिच लोगों से एक स्पेशल मेडिकल टैक्स वसूल करने की, जिससे देश का कुछ भला हो सके। नंबर 5, गन्स को बैन कर देना चाहिए। अवैध हथियार, आप जितने भी क्राइम सुनते हैं आपके शहर में, आपके गांवों में, आपके मेट्रोस में, उसमें सबसे बड़ा एक जो हाथ होता है वो होता है इलीगल वेपन्स का। खुद के तमंचे, खुद की गन्स, खुद की पिस्टल्स लोग घरों में रखते हैं। और ये जो गुंडे मवाली होते हैं, ये जो डॉन कहते हैं अपने आप को शहरों के, कस्बों के, गाँवों के, वो अपने हाथ में गन्स रखते हैं। अगर भारत से एक सिरे से सारी सर्विस रिवॉल्वर्स, सर्विस गन, यानी कि सर्विस मैन जो है, मिलिट्री है, आर्मी है, पुलिस है, इनकी गन्स को छोड़ करके बाकी जितने लोग शौकिया तौर पर भी गन रखते हैं उनसे गन्स अगर ले ली जाती है तो यकीन मानिए मौत कम होगी, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा खतरा है। गन्स को बैन करना चाहिए। दिन ब दिन क्राइम बढ़ते जा रहा है। इतना ही नहीं, आजकल तो आम लोग भी गन रखने लगे हैं। शादी ब्याह में लोग अपना रुतबा और रसूख दिखाने के लिए गन से फायरिंग करते हैं, यहाँ तक कि सोशल मीडिया में अपनी फोटो गन के साथ पोस्ट करते हैं, सिर्फ ये बताने के लिए कि मेरे पास गन है और मैं एक ताकतवर इंसान हूँ। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सरकारों का इस पर ध्यान ही नहीं है, क्योंकि इन्हीं इलीगल गुंडों के दम पे अपनी सरकारें बनाते हैं, अपनी धौस दिखाते हैं। ये बी टीम होती है इन पॉलिटिशियंस की, जिनसे दबाव बनाकर जनता पे अपना वोट अर्जित करते हैं। दोस्तों, गन्स को, इलीगल गन्स को अगर बैन कर दिया गया तो इससे सेंटर में बैठी कुर्सी भी हिल सकती है, क्योंकि ये लोग इन्हीं लोगों की मदद लेते हैं। अगर बैन हो गई ये गन्स जितनी भी अवैध हैं तो मान के चलिए देश से क्राइम का ग्राफ बेहद तेजी से नीचे गिरेगा। नंबर 6, जेंडर इक्वालिटी। जब ऊपर वाले ने इंसान बनाया तब उसने कभी भी उसमें भेदभाव नहीं किया, लेकिन हम इंसान अपने आप को ही भगवान समझ बैठे। हम इंसानों ने ही एक दूसरे में भेदभाव करना सीख लिया है। आज हालात ये हैं कि अगर कोई व्यक्ति डार्क स्किन का है तो उसे अलग नजरिए से देखा जाता है। दूसरी तरफ आज भी भारत में लड़कियों को कमजोर ही समझा जाता है। आज भी ना उन्हें अपने पसंद के कपड़े पहनने की आजादी है, ना ही नौकरी करने की। भारत में महिलाओं को बहुत सारे प्रतिबंधों से गुजरना पड़ता है, उसके बाद भी उन्हें स्वतंत्रता नहीं मिलती। कहने को तो हमारा भारत कई वर्षों से आजाद हो चुका है, लेकिन आज भी महिलाओं को आजादी नसीब नहीं हुई है। सरकार अगर चाहे तो इस पर कानून बना सकती है कि अगर कोई भी रंग भेद, लिंग भेदभाव करता है तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि ये लोग समाज के अंदर रहकर पूरे समाज को खराब कर रहे हैं और एक बहुत बड़े हिस्से को, महिलाओं को, हमारे देश के, इन्हें पंगु बना दे रहे हैं, जिससे देश की वर्कफोर्स कम हो रही है। समझना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी तभी आएगी जब मर्द और औरतें एक साथ काम करेंगे। जेंडर इक्वालिटी इज अ मस्ट फॉर इंडिया इफ यू वांट टू बिकम अ सुपर पावर नेशन। कानून नंबर 7, धर्म को स्वतंत्रता दीजिए। देखिए, भारत में कई तरह के धर्म है, कई तरह के कल्चर है, और यहाँ पर सभी को स्वतंत्र रूप से अपने अपने धर्मों को फॉलो करने की आजादी दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में भी। लेकिन भारत की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि धर्म के नाम पर यहाँ नेता मंत्री बिल्कुल पूरी तरीके से लोगों को बरगलाते हैं वोट्स जीतने के लिए, वोटों के लिए। ये धर्मों की लड़ाई कराते हैं और अपने आप को सत्ता के गलियारों में उस कुर्सी पर बैठाने को आमादा रहते हैं जहां बैठकर ये पूरे देश को फिर से एक बार लूट सके। सबसे पहले धर्म को स्वतंत्रता तो है ही, पर धर्म को आड़ में रखकर अगर वायलेंस होती है, चाहे किसी भी चीज के लिए रहे,
उसे प्रतिबंधित करना चाहिए। तभी सही मायनों में धर्म को स्वतंत्रता मिलेगी, तभी सही मायनों में सारे लोग जो इस धरती पर रहते हैं वो इसे मातृभूमि मान पाएंगे। इसीलिए जरूरत है कि धर्म को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। किसी भी नेता को खुली छूट नहीं होनी चाहिए कि वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों में भेदभाव कर सके और वोट बटोर सके। जो भी नेता, मंत्री, अगर जो भी कैंडिडेट चुनाव में अगर ठाकुर है तो ठाकुर के लिए, दलित है तो दलित के लिए, मुस्लिम है तो मुस्लिम के लिए, हिंदू है तो हिंदू के लिए, सिख है तो सिख के लिए, ऐसे वोट अगर मांगे तो इसे बैन करना चाहिए। तभी धर्म स्वतंत्र होगा, अन्यथा बहुत बुरा हाल होगा इस देश का। कानून नंबर 8, नशीली चीजों पर कानून। हमारे देश में हर चीज बैन की जा रही है, अलग अलग चीजों पे बैन लग रहे हैं, लेकिन हम शराब नहीं छोड़ पा रहे हैं। शराब पे बैन लगाने का सरकारों का सिर्फ एक ही वो रहता है कि इनसे इनको रेवेन्यू होता है, इन्हें धन अर्जित होता है, यही इनकी कमाई का जरिया है। तो क्या हमारी सरकार, हमारा देश, हमारी भारत भूमि इतनी गरीब हो चुकी है, इतनी निर्धन हो चुकी है कि अब इसे लोगों को नशे में डुबोकर पैसा कमाने में भी गुरेज नहीं है? सोच कर देखिए, क्या ये देश नशे के पैसे पे पलेगा? शराब तो चलिए छोड़िए, यहाँ ड्रग्स का काम हो रहा है और बहुत सारी नशीली चीजों का काम हो रहा है। क्या इसे एक सिरे से बैन नहीं किया जा सकता? जब पता है कि टोबैको कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कारक है, तो इसे ठेले और गुमचों में बेचने की अनुमति क्यों दी गई है? देश से अगर नशीली चीजों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया तो मेरी बात मानिए दोस्तों, देश का जो युवा है, जो आज 40 से 50% युवा ऐसे हैं जो नशे के चंगुल में हैं, वो बच जाएंगे और उनका वर्कफोर्स जो बचेगा, जो देश में लगेगा, वो राष्ट्र का निर्माण करेगा। अन्यथा वो खुद अपने आप को अंदर ही अंदर खत्म करते जाएंगे, नष्ट कर देंगे अपने आप को और देश के होनहार भविष्य को भी ये खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो नशीली चीजों पर सीधे कानून बनना चाहिए और खत्म कर देना चाहिए नशीली चीजों को भारत में। अगर ऐसा हो गया तो मान के चलिए ये देश सोने की चिड़िया बनने के एक और कदम करीब आ जाएगा। कानून नंबर 9, हत्यारों को मौत की सजा दी जानी चाहिए। दुनिया में आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे, भारत में भी, जो क्रिमिनल माइंड के साथ पैदा होते हैं और ये लोग वो होते हैं जो चंद रुपयों की खातिर किसी भी इंसान की जान ले लेते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ऐसे बहुत से केसेस हैं, बहुत से क्या 70 to 80% ऐसे केसेस हैं जिन्होंने मल्टीपल मर्डर्स किए हैं और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। कुछ साल की कैद होती है और बरी हो जाते हैं। इससे हौसला मिलता है आम लोगों को कि वो भी क्राइम के रास्ते में जा सकते हैं, जिसे चाहे उसे मार सकते हैं। अगर एक अभी हत्या करने वाले को मौत की सजा मिलने लगी तो मान के चलिए हत्या होनी कम हो जाएगी इस देश से। सरकार चाहे तो इस पर एक सख्त कानून बना सकती है। जो भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों में पाया जाता है उन्हें फांसी की सजा दी जानी चाहिए। इससे ना ही सिर्फ समाज को फायदा होगा बल्कि सरकार को भी फायदा होगा। इससे जेल की भीड़ भी कम हो जाएगी, समाज को एक शांतिपूर्ण वातावरण मिलेगा, साथ ही साथ कोर्ट का काम भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, सरकारों ने अगर इन 9 कानूनों को ध्यान में रखकर सभी को लागू कर दिया, यकीन मानिए इस देश में ना ही कोई अनपढ़ होगा, ना ही कोई बीमारी से मरेगा, ना ही कोई आपराधिक घटना का शिकार होगा, ना ही धर्म जाति पर हिंसा फैलाई जा सकेगी और हमारा देश एक शिक्षित व्यक्ति के हाथों में होगा। दोस्तों, अगर आप इन विचारों से सहमत हैं तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन कानों तक पहुंचाएं जिन्हें इनकी सख्त जरूरत है। शेयर कीजिए वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।